सबको विजिबल है? 100% विजिबल होगी। तो शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर है, साथ ही साथ आपको एवरी डे आपको मैं नोट्स बता देता हूँ। ये मेरी सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स होते हैं जो मैंने खुद ने बनाए हैं। 20-25 पेजेस के चैप्टर्स को कंसाइज करके हमने एकदम अलग तरीके से क्लासिफाई किया। आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं या फिर प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो लिखे गए हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कैसे क्लासिफिकेशन हमने किया है। आप जाके आईसीएआई मॉड्यूल के साथ कंपेयर कीजिए, आपको दिखेगा कि 100% सेम टू सेम। ये नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे ऑन द पोर्टल इटसेल्फ, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो आफ्टर द क्लासेस। इसी से आपको रिवाइज करना है। जिसको अभी भी शंका है, मन में कुछ भी डाउट है, जाके मॉड्यूल से कंपेयर कीजिए। मॉड्यूल का एक एक चीज यहाँ पे कवर्ड है। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो आपने पहले भी किया होगा कि आपने बहुत बार मॉड्यूल पढ़ा, क्वेश्चन आंसर्स का क्या सर? तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमारे पास और एक पीडीएफ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वी हैव अ क्वेश्चन बैंक, दिस इज अ सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे भी पहले आपको वो क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपको लिखने हैं, जो मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा कुछ वाले यहाँ में। इसमें से ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये पिछले पेपर वाले या फिर ऐसे वाले नहीं है, दीज आर प्रोबेबल क्वेश्चन जो आ सकते हैं और इनके आंसर्स भी यहाँ पे मैंने देके रखे हैं सबके, ऑल 20 क्वेश्चंस के आंसर। तो शॉर्ट आंसर से 2-2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि न्यू चैप्टर ऐड हुआ है और ये 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो सब कुछ डिटेल में करने वाले हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे विद क्वेश्चंस। फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। तो आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो पहले चैप्टर का जो नाम है ना अपने, द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, उसका जो नाम है अपना, इट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इट इज व्हाट? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। 3 वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी लाइफ में या फिर किसी भी गवर्नमेंट को, किसी नेशन को अगर कोई भी चीज सही तरीके से करनी है, सही ढंग से करनी है, ये इंश्योर करना है कि वो चीजें सही से चल रही है, उनको लाना पड़ता है एक स्ट्रक्चर। सर स्ट्रक्चर माने, अरे जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनना चाहिए? तो ऐसे बनना चाहिए सर। यहाँ पे इनकम होनी चाहिए, यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए। सर बैलेंस शीट ऐसी बननी चाहिए सर, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे लायबिलिटीज। तो ये किसने बताया? ये एक स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट ने बताया। जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके एक चीज गवर्नमेंट लाती है, उसके थ्रू बताती है पीएनएल ऐसे बनाओ, बैलेंस शीट ऐसे बनाओ। वैसे ही जब दुनिया में किसी देश में क्राइम्स होते हैं, क्राइम्स कैसे भी हो, भले वो थेफ्ट हो, मतलब चोरी हो, मर्डर हो या फिर रेप केस हो, क्राइम्स हो सकते हैं। जैसे आपने कोई इनकम टैक्स नहीं भरा, जीएसटी नहीं भरा, आपने चोरी की, टैक्सेशन की, क्राइम्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो ऐसे सारे क्राइम्स को रोकने के लिए और लोगों को जस्टिस देने के लिए, क्या देने के लिए? जस्टिस, न्याय देने के लिए गवर्नमेंट लाती है एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क आपने सुना होगा। फ्रेम मतलब क्या? अपने घर में जो फोटो फ्रेम होती है, तो जो फ्रेम होती है वो फिक्स होती है, बाहर का आउटर कवर, अंदर का फोटो आप बदल सकते हो। तो फ्रेमवर्क कहने क्या? कोई ऐसी चीज जो बाय स्ट्रक्चर फिक्स है, वो लाई गई है ताकि उसके अंदर कुछ फिट किया जाए। वैसे ही गवर्नमेंट कुछ फ्रेमवर्क लाती है ताकि अपने क्राइम्स को, क्राइम के विक्टिम्स को, जिनको दिक्कत होती है, उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। जो लोग गलत काम करते हैं उनको पेनल्टी दी जाए। उसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। क्योंकि ये लाया गया है ताकि रेगुलेट करे क्राइम्स को, ताकि कंट्रोल करे इस इकोनॉमी को, उसको कहते हैं रेगुलेटरी। और क्योंकि ये इंडियन है इसलिए कहते हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो बाय डिफॉल्ट इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जो लोग काम करते हैं इंडिया में, अलग लॉ लाने का, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉज। हम बात करने वाले हैं कुछ छोटे मोटे लॉज, अगर अपने को नाम मिल जाते हैं उन लॉज के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले कि यार कौन बना सकता है इन लॉज को। हम बात करने वाले हैं कि जो इन लॉज को बनाएगा वो उनको तोड़ सकता है कि नहीं, कौन इनको प्रोटेक्ट करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और इसी के साथ ये चैप्टर एकदम एकदम एफर्टलेसली आपका क्लियर हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? व्हाट डज दिस चैप्टर का मीनिंग, नेम मींस इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अच्छा ये क्वेश्चन, ये पेपर में नहीं आएगा, ओके? तो पेपर में नहीं आएगा तो हर चीज जो सुनोगे वो याद नहीं करनी, मैं खुद आपको बताऊंगा ये चीज आपको याद करनी है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये पेपर में आने वाली चीजें नहीं। यहाँ तक आई होप सबको सब कुछ क्लियर है। यहाँ तक आई होप सबको सब कुछ क्लियर है। तो चलते हैं विद आवर नोट्स। देखिए व्हाट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक्चुअली मींस। इसमें से हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है ऑफ योर सीए फाउंडेशन, सी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो हमने क्या बोला, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई लॉ क्या होता है, लॉ चीज क्या है,
लॉ को एनफोर्समेंट मतलब इसको प्रोटेक्ट, इसको ये कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा। जैसे कोई थेफ्ट चोरी कर रहा है तो क्या आप लोग जाओगे क्या वो चोर को पकड़ने, आप लोगों का काम नहीं भाई, वो जो पुलिस ऑफिसर्स चाहिए, तो वो एनफोर्समेंट करेंगे लॉ को। फिर ये लॉ लाता कौन है, तो कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज है। लॉ लाता इन द सेंस लॉ के अंदर बनाए गए हैं ना, जैसे मान लो कि मैं शेयर्स खरीदता हूं तो मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, तो मेरे साथ फ्रॉड ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने लॉ लाया, लॉ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ शेयर एग्जाम्पल। तो क्या नरेंद्र मोदी खुद आके प्रोटेक्ट करेंगे क्या आपको, नरेंद्र मोदी खुद नहीं आएंगे, वो एक बॉडी बनाएंगे सेबी नाम की, एग्जाम आगे आएगा अपने को। तो ये सेबी में ऑफिसर्स रिक्रूट होंगे और ये ऑफिसर्स काम करेंगे कि आपके शेयर्स के ऊपर कोई फ्रॉड ना हो, समझ रहे हो। तो कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जाती है, एंड इन लॉज को प्रोटेक्ट कौन करेगा यार। अभी तो आप देखते हैं एमपी है कोई एमएलए है तो एवी चले जाता है वो लॉ तोड़ के, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो कोई तो चाहिए ना जो गारंटी देगा कि तुम इस देश में सुरक्षित हो, तो वो अपने कोर्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत एफर्टलेसली जाना है अपने को। तो ये एक प्रोबेबल या फिर आईएमपी कॉन्सेप्ट या बाद में देख लेना कि जब आपका चैप्टर हो जाता है तो प्रोबेबल क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आईएमपी ये अपने को देखने हैं। तो सबसे पहले चलेंगे लॉ। लॉ का मीनिंग क्या होता है, यार मैं इस देश में रह रहा हूँ, इस देश में मुझे कौन गारंटी देगा, कौन गारंटी देगा कि मेरे राइट्स, मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। आप देख सकते हो कोई देश है जहां पे एनीवेज कभी भी वॉर चला, पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या होता है, आपको कोई भी मार देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां की जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो प्रॉमिस नहीं कर सकती लॉ। लॉ यानी क्या, कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा सर। तो ये गारंटी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। क्या गारंटी देती है सर, कि जो भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो समाज यहाँ पे रहता है, इनको हम जस्टिस दिलाएंगे। और जस्टिस क्यों दिलाना है, क्योंकि क्राइम है, कोई कुकर्मी मतलब गलत काम करने वाले लोग हैं, उनसे बचने के लिए या फिर वो करते हैं तो उसे जस्टिस देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। ये एश्योरेंस देने का काम गवर्नमेंट करती है। इसलिए लॉ का मीनिंग क्या होना चाहिए, ये एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज है जो गवर्नमेंट दी। ऑब्लिगेशन यानी सर कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, ड्यूटीज यानी सर कौन सी चीजें कर सकते हो। तो गवर्नमेंट बताएगा चोरी मत करो, लेकिन गवर्नमेंट बताएगा अच्छे काम करो। तो क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बताएगा कौन, गवर्नमेंट। किस लिए, ताकि वेलफेयर हो, जस्टिस हो, समाज का, सोसाइटी। अब अगर आप इसको इसी तरीके से अगर याद करोगे ना, फिर से लॉ क्या है, सरकार ने दिए हुए अच्छी चीजें और बुरी चीजें, एक एश्योरेंस यानी गिवन बाय गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज फॉर वेलफेयर एंड जस्टिस ऑफ द सोसाइटी। देखो डेफिनेशन कितनी आसानी से बन गया आपका। क्या यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है, या इसमें किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, 1% भी। जिसको क्लियर है चैट बॉक्स में नहीं डाला तो भी चलेगा, जिसको डाउट है वो बिंदास चैट बॉक्स में इमीडिएटली डाले तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे है। तो यार लॉ बनता कैसे है, लॉ का स्रोत, सोर्स क्या है। सोर्सेस यानी क्या होता है, जैसे आप देखते हो जैसे गंगा नदी है, गोदावरी नदी है, तो ये नदियां कहीं आसमान से नहीं आई है भाई, इसका कहीं पे तो उगम है, सोर्स है जहां से ये शुरू होती है। ठीक है, तो वैसे ही सोर्स, लॉ कहाँ से आता है, कहाँ से लॉ का उगम हुआ, ओरिजिन कहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला लॉ का जो सोर्स है वो अपने देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपने फर्स्ट टाइम ये चीज सुनी होगी, बहुत लोगों ने पहले भी पता, बहुत लोगों को पहले भी पता होगा। क्या था, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, जब इंडिया में ब्रिटिश राज था ना, तो इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश में, यूनाइटेड किंगडम्स में, यूके में जो लॉज बनते थे, यूके में जो किंग बोलता था, वहां पे किंग सिस्टम थी, तो जो किंग बोलता था ना वो होता था यहाँ पे, किंग क्वीन व्हाटएवर में भी केस, वही होता था इंडिया में। लेकिन इंडिया में जब 1947 में ब्रिटिश लोग जाने के लिए तैयार हो गए, तो उस वक्त इंडिया में, इंडिया को कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे, इंडिया कैसे खुद को गवर्न करेगा। तो हम ही लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक बुक बनाएंगे, इस बुक में लिखेंगे कि हम इस देश की जनता, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस बुक के थ्रू ये शपथ लेते हैं कि इस बुक में लिखा हुआ हर एक शब्द हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडियंस ने, इंडियंस के लिए। तो इसी में बताया कि इंडियंस के क्या क्या ड्यूटीज होंगी देश के प्रति, देश के बारे में बुरा नहीं बोलना, टेररिस्ट एक्टिविटीज में नहीं जाना, क्राइम नहीं करना, टैक्स टाइम पे करना। साथ ही साथ इंडिया के लोगों को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, कि बाबा आप जो भी चाहे मन में देख सकते हो, कोई कुछ भी बोलता है किधर भी आके, इसको कोई कुछ करता क्यों नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम ही लोगों ने लिखा है कि इंडिया अपने आप में ही अपने लोगों को फ्री स्पीच ग्रांट करे। तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन है सर। तो ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसी कोई भी चीज अगर सरकार लाएगी जिसमें वो बोलेगी आज से सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट की ही अच्छाई की जाएगी, जो भी बुराई करेगा उसको हम जेल में डालेंगे, तो वो लॉ खारिज किया जाएगा, वो लोग जला दिया जाएगा। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम लोगों ने, इंडियंस ने बनाया है, उसमें लिखा गया है कि इंडिया में फ्री स्पीच अलाउड है।
इंडिया में मेजोरिटी रिलीजन कोई भी हो, फिर भी किसी एक रिलीजन के लिए सरकार कोई वेलफेयर स्कीम्स क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि हम लोगों ने लिखा है। अच्छा, हम लोग मतलब मैं आप अपने दादाजी नहीं बैठे थे लिखने के लिए, ये कोई पॉलिटिशियंस थे, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिनको तब के लोगों ने इलेक्ट करके दिया था कि जाइए हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिख के आइए, वो लोग लिख के आए। तो आपको लग सकता है कि मैंने तो ऐसा नहीं लिखना था, ऐसा नहीं। आपने जो लिखना नहीं लिखना उसका उसको कुछ अभी फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया सो बन गया। तो इसीलिए इसमें हमने लिखा है कि हम हमारा देश ना सेक्युलर है। सेक्युलर यानी क्या? सर्वधर्म समभाव। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट कोई भी लॉ लाएगी कि आज से ये कम्युनिटी को ये जो लोग हैं इनके लिए हम ऐसी ऐसी अच्छी चीजें लाते हैं या फिर इनको बुरी चीजें लाते हैं, तो उस केस में वो लॉ खारिज किया जाएगा, जला दिया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? जला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है कि इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? हम लोगों ने। किसके लिए बनाया? हमारे लिए। इसमें हमारी ही ड्यूटीज है, इसमें हमारी ही फंडामेंटल राइट्स है, मतलब हम क्या कर सकते हैं। तो लॉ को सबसे पहला स्रोत, लॉ कहां से आता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आता है। इसको लॉ ऑफ लैंड भी कहा जाता है। दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इंडिया में कोई भी चीज गलत सही कैसी भी हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में बैठती है तो ही वो सही है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बैठती है तो वो इलीगल है, वो इंडिया में नहीं हो सकती। भले ही चाहे नरेंद्र मोदी जी खुद ने वो लॉ क्यों ना पास किया, वो नहीं बैठ सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। तो सोर्सेस क्या है लॉ के सर? सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ। सेकेंड, जहां पे राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। इंडिया में अभी आप लोग क्या करोगे पता है? आपको पता नहीं होगा शायद ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम डिटेल में जाते हैं, हम ऐसे ही लॉजिक से जाते हैं। तो आप लोग ना मई के महीने में या फिर अभी मार्च के महीने में जाके ना वोट करोगे। वोट आप वोट करोगे किसी एक कैंडिडेट को आपके एरिया से, मान लो मिस्टर ए। ये मिस्टर ए अगर जीत गया ये इलेक्शन, तो ये ए जाके ना एक एक रूम में बैठेगा। ये रूम रहेगी दिल्ली में। कहां पे रहेगी? दिल्ली में। इस रूम को कहा जाएगा लोकसभा, क्योंकि लोग, आप लोगों ने इसको इलेक्ट किया। ये जहां पे जाके बैठेगा उसको बोलेंगे लोकसभा। ये लोकसभा के ये जो ए है ना, ऐसे मान लो ए बी, ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे अलग अलग जगह से जो इलेक्ट होके आए। आप ही लोगों ने किया, ये मैंने आपने किया इलेक्शन। तो ये लोग फिर से वोट करेंगे कुछ लोगों को इन्हीं में से, और मान लो ए बी सी है तो इसमें से बी इलेक्ट हो गया। ये बी जाके एक दूसरे हाउस में बैठेगा जिसको आप बोलोगे राज्यसभा। क्या बोलोगे? राज्यसभा। सर अपने लिए इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है आगे जाके, इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ। तो राज्यसभा में जाके ये बैठेगा और ये सब लोग मिलके एक साथ वोट करेंगे और किसी एक्स बंदे को वोट करेंगे जो बनेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करंटली है ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये प्रेसिडेंट प्लस ये लोकसभा के जो मेंबर्स है प्लस ये जो राज्यसभा के मेंबर्स है, ये तीनों मिलके जो बन जाता है ना, उसको इंडिया में बोलते हैं पार्लियामेंट, सांसद। क्या बोलते हैं इनको? पार्लियामेंट, सांसद बोलते हैं। तो मान लीजिए जिस ए को आपने इलेक्ट किया, इसको आपने बोला सर इंडिया में ना डॉग्स के लिए कोई अच्छा लॉ नहीं है, तो ये क्या करेगा? डॉग्स के ऊपर एक पेपर बनाएगा जिसमें लिखेगा कि इंडिया में डॉग्स के लिए अच्छा लॉ नहीं है, हम चाहते हैं ये लॉ हो, और उसके लॉ का एक ड्राफ्ट बनेगा, ऐसा लॉ होना चाहिए। और इस पेपर को, इस डॉक्यूमेंट को लोकसभा में, क्योंकि वो मेंबर ऑफ लोकसभा है, ठीक है, या फिर अगर वो मेंबर ऑफ राज्यसभा है तो राज्यसभा में इस पेपर को अपने डेस्क के ऊपर रखेगा और बोलेगा मैं चाहता हूं ये चीज पास हो जाए, इस चीज को एक्ट बनाओ। तो इसको, इस मोमेंट पे इस पेपर को लोग बोलेंगे बिल। बिल यानी इनवॉइस, सेल्स सेल्स वाला बिल नहीं भाई, एक पेपर है जिसपे लिखा हम चाहते हैं ये लॉ आ जाए, इसको बोलेंगे बिल। इस पे वोटिंग होगी इस लोकसभा या राज्यसभा जहां पे भी ये इंट्रोड्यूस हुआ। मान लो मेजोरिटी लोगों ने बोला हाँ हाँ हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर लोकसभा में इसको बिल को लाया गया तो यही बिल आगे जाके राज्यसभा में रखेंगे। पास हो गया तो पास, नहीं हुआ तो फेंक देंगे। राज्यसभा में ये बिल आया था, पास हो गया, तो इसी को जाके हम लोकसभा में रखेंगे। अगर उधर जहां पे ओरिजिनली लाया था वहां पे पास हो गया, फिर वो बिल राज्यसभा या लोकसभा जो भी केस है वहां पे फिर से उस पर वोटिंग होगी, फिर से लोग चिल्लाएंगे करके कि भाई हम चाहते हैं ये बिल आया, और ये पास हो जाएगा। ये बिल जब यहाँ पे पास होगा तो नरेंद्र मोदी जी द्रौपदी मुर्मू को यानी प्रेसिडेंट को कॉल करके बोलेंगे एक बिल भेज रहा हूं, इस पे साइन कर दीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों बोला मैंने कि फोन करके बोलेंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती ना बोलने की, लीगली अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ लीगली कोई पावर नहीं। तो वो फोन करके बोलेंगे भाई साइन कर दे, ये जो बिल भेज रहा हूँ ना लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो गया, इस पे साइन कर दे। इस साइन को आप बोलेंगे एसेंट। एसेंट यानी हाँ कहना, जी हाँ मैं ये बिल पास करना चाहती हूँ। और जब ये तीनों चीजें हो गई, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, या फिर पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में पास हो गया और प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया, तो ये बिल बन जाएगा एक एक्ट। और इस एक्ट को
इस एक्ट को सरकार अपने वेबसाइट पे जाके एंट्री मतलब डालेगी एक पेपर पे, और उस पेपर को बोलते हैं द गजेट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? गजेट। जैसे आप लोग, अगर आपके फादर का बिजनेस है, आपके फादर जिस कंपनी में काम करते हैं, हर कंपनी का एक लेटर हेड होता है। लेटर हेड यानी ऊपर कंपनी का नाम, नीचे ब्लैंक रहता है, तो वहां पे आप लिख सकते हो, जो लिखा जाएगा वो वैलिड मानेंगे। वैसे जब सरकार कोई चीज वैलिड कराना चाहती है, वो गजेट पेपर पे लिखती है। व्हाइट पेपर होता है गाइस सादा, सिर्फ उस पर लिखा होता है गजेट ऑफ इंडिया। इस गजेट के ऊपर ये एक्ट लिखा जाएगा और बोलेंगे कि आज से, आज तारीख 15 नवंबर 24 से भाई और बहनों ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया, और इस दिन से हम बोलेंगे दिस एक्ट हैज कम इनटू फोर्स। तो अगर इस एक्ट में बोला है कि चोरी के लिए आप लोगों को 25 साल की जेल होगी, और ये तारीख कब है एनफोर्समेंट की, नोटिफिकेशन की 15 फरवरी, तो जिस भी बंदे ने 14 फरवरी तक चोरी करी है ना, उसको ये 25 साल की जेल नहीं होगी, उसको प्रीवियस एक्ट के हिसाब से जेल होगी। ठीक है, तो जिस दिन एक्ट एनफोर्स होता है, जिस दिन एक्ट नोटिफिकेशन में आता है, उस दिन आगे से उसका एप्लीकेशन होता है। याद रखना, दो तरीके के एक्ट अप्लाई होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव यानी जिस दिन एक्ट आया, 15 तारीख को एक्ट आया। रेट्रोस्पेक्टिव यानी यहां से पीछे तक, पीछे की एक डेट तक, मान लो 1 नवंबर 2016 से लेके आज तक कुछ भी आप कांड करोगे ना, तो उसमें भी 25 साल की जेल होगी और इसके आगे भी होगी। इसको हम बोलेंगे कि ये पीछे जा रहा है अप्लाई करने के लिए, इसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव। और मान लो ये बोलेगा 15 फरवरी से आगे अगर चोरी की होगी तो 25 करोड़ की फाइन एग्जाम्पल, तो इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव। क्या यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? अगर यस तो मुझे एक बार सिर्फ चैट में डाल दीजिए कि सर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। बार बार नहीं बोलूंगा मैं आपको डालने के लिए, लेकिन जरूरी होता है मुझे भी समझना कि मैं पहुंच रहा हूँ आप लोगों की तरफ या नहीं। तो प्लीज डाल दीजिए, सो लेट मी सी कि सबको आ रहा है कि नहीं। आई होप पढ़ने में मजा आ रहा है आप लोगों को। तो देखिए, सोर्स है, सबसे पहले लॉ कहाँ पे बना? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बना। दूसरा लॉ कौन बनाया? स्टैट्यूट्स या फिर लॉज ऑफ पार्लियामेंट, यानी स्टेट असेंबलीज, यानी राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट मिलके पार्लियामेंट बनेगा। ये लोग केंद्र सरकार बन गए हैं। ये हो जाती है अपनी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे कंट्रोल रहता है द प्राइम मिनिस्टर का। और वैसे ही अपनी राज्य सरकारें बन जाती है, जहां पे हम चीफ मिनिस्टर को वोट करते हैं, उसको कहा जाता है स्टेट असेंबलीज। लॉज ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टैट्यूट्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून, स्टेट असेंबलीज यानी स्टेट असेंबलीज के कानून। ठीक है, मान लो किसी चीज के ऊपर लॉ ही नहीं है, जैसे कि अभी तक देखा आपने, एक सबसे हॉटस्पॉट था ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक मतलब जो इस्लाम कम्युनिटी होती है, उसमें अगर आप ऐसे ही घर में 3 बार किसी आपकी वाइफ को बोल दो कि तलाक तलाक तलाक, तो इट मींस कि आपका डिवोर्स हो गया। जबकि बाकी की कम्युनिटीज में आपको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है और काफी चीजें करनी पड़ती है। इसके ऊपर इंडिया में कोई भी एक्ट नहीं था। क्या हुआ, एक लेडी थी जिसको, मुस्लिम लेडी थी, इस्लामिक लेडी थी, जिसको इससे बहुत दिक्कत थी। बोली यार ये क्या, मैंने तो 25 साल शादी की, 25 साल में शादी, मेरे मेरे इतने सारे बच्चे हैं, और एक दिन अचानक कोई आके मुझे बोलता है तलाक तलाक तलाक, मेरा पति, मैं कैसे जीऊंगी? तो ये चली गई कोर्ट में। सारे कोर्ट्स ने बोला नहीं नहीं बराबर है, आपका एक्ट तो यही बोलता है। ये सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आज से ट्रिपल तलाक एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे किसी ने नहीं कोई एक्ट लाया, ना कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बोला, ना किसी केंद्र राज्य सरकार ने कोई एक्ट लाया। ये तो किसी कोर्ट ने बोल दिया कि ट्रिपल तलाक नॉट अलाउड, और यही लॉ बन गया। अभी कोई भी ट्रिपल तलाक इंडिया में अलाउड नहीं है। मान लो ये गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रिपल तलाक रहे, तो गवर्नमेंट को एक एक्ट लाना पड़ेगा जिसमें ये बोलेगी कि जी ट्रिपल तलाक अलाउड है। मान लो सरकार चाहती है कि नहीं रहे, तो इनको वापस एक एक्ट लाना पड़ेगा कि जी ट्रिपल तलाक नॉट अलाउड है। लेकिन इन एनी केस अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, मे भी कोई इशू हो गया, टेक्निकल इशू, आई विल लेट यू नो। ठीक है, वापस ज्वाइन कर लेना। लेकिन इन एनी केस जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला रहेगा, दैट विल बिकम अ लॉ। तो इसको हम बोलते हैं जुडिशियल, यानी कोर्ट ने दिए हुए डिसीजंस। कोर्ट ने पीछे डिसीजंस दिए हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं, उससे भी लॉ बनता है। तो ये अपना तीसरा सोर्स हो गया लॉ का। दिस इज द थर्ड सोर्स ऑफ आवर लॉ, राइट। और लास्ट है अपनी रीति है, रिवाज है, और किसी एक्ट के थ्रू बोला नहीं गया, ये गलत है। जैसे एस्टेब्लिश कस्टम्स है, यूजेजेस है। जैसे आप हम देखेंगे एक चैप्टर में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग नहीं यूज करते, आपने नहीं देखा होगा आपके फादर को कभी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हुए या प्रोमिसरी नोट, वो तो सिर्फ चेक लिखते हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज फिर भी है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में है। तो बेसिकली यूजेज है, कस्टम के थ्रू एस्टेब्लिश है, इसलिए किसी रीति रिवाज के माफिक भी लॉ आ जाता है। ऑब्वियसली ये बड़ा नहीं होता, बड़ा हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, उससे नीचे आ जाता है पार्लियामेंट के लॉज। जुडिशियल डिसीजन इससे नीचे नहीं आते, लेकिन इट इज इक्विवेलेंट टू दिस पार्लियामेंट्री लॉज, एंड देन कम्स रीति रिवाज, ये सबसे नीचे आ जाता है। क्या यहाँ तक सबको, आई होप मतलब सबको क्लियर ही होगा। ठीक है,
यहां तक सबको क्लियर ही होगा, श्योर फॉर श्योर। तो सर जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन पार्लियामेंट बन जाती है राज्यसभा, लोकसभा और ऐसे यानी स्टेट असेंबली जो केंद्र राज्य सरकार है। इनको कौन कौन इलेक्ट करता है? जिनको आप 5 साल गालियां देते हो, कोई किसी को भी देते हो, उनको वोट भी आप ही लोग कर रहे हो, ठीक है। सो वी इलेक्ट द पीपल, और यही लोग जाके बैठते हैं राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबलीज में, यही लोग लाते हैं एक्ट। समझ गए? और ये किसके लिए एक्ट लाते हैं? हमारे लिए, फॉर अस। ये यूएस मत पढ़ लेना, दिस इज फॉर अस, ठीक है। ये अपने लिए लाते हैं। 10, इंडिया कैसी इंडिया डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी यानी क्या? यहाँ पे अपने पास राइट है कि जो जो जाके लॉ बनाने वाला है ना हमारे लिए, उसको हम इलेक्ट करते हैं। इट्स डेमोक्रेसी। और क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट होता है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, इट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको लर्न नहीं करना है, आपको लॉजिकली पता होना चाहिए। इंडिया इज अ पीडी यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा, इट इज द अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। अगर केंद्र सरकार कोई भी लॉ पास करती है तो ये पूरे भारत में अप्लाई होता है, भारत के पानी में, भारत के आकाश में, भारत की जमीन में, भारत के नीचे, हर जगह पे अप्लाई होगा। तो आप चोरी अगर पानी में करोगे ना, तो भी वही लॉ अप्लाई होगा जो चोरी आप प्लेन में करोगे, जो चोरी आप जमीन पे करोगे, ट्रेन में करोगे। तो लॉ पास बाय द पार्लियामेंट अप्लाइज थ्रू आउट इंडिया। पहले जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे अप्लाई नहीं होते थे, अभी तो वो भी नहीं रहा। बाय आफ्टर 2019 अमेंडमेंट अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी सारे एक्ट अप्लाई होते हैं। याद रखना, अगर राज्य सरकार ने कोई लॉ पास करा है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबलीज ने कोई लॉ पास करा है, तो उसके दायरे, उसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ स्टेट में ही रहेगी। तो अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट एक्ट देने वाले हैं, जो रिजर्वेशन का एक्ट रहेगा रिगार्डिंग मराठा रिजर्वेशन एक्ट, जो महाराष्ट्र सरकार देगी, तो क्या ये अप्लाई हो जाएगा थ्रू आउट इंडिया? नहीं, दिस विल बी ओनली विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द स्टेट, ओनली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। क्या यहां तक कुछ भी डाउट हुए तो प्लीज इमीडिएटली डाल दीजिए। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले कौन था? कौन था? वो कौन था? तो जब ब्रिटिश थे ना इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, ये एक्ट में अपना जितना भी लॉज है ना आज इस देश में, सब इधर से ही आए हैं भाई, कॉपी पेस्ट। हमने कुछ भी अपना नहीं बनाया, बहुत लेटेस्ट लेटेस्ट हमने अपना बनाना शुरू किया 2002 2003 से, पहले तो सब कॉपी पेस्ट था अपना। आप देखना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सब ब्रिटिशर्स वाली चीजें लिखी गई है, ब्रिटिश लॉ को कंपेयर किया गया है। क्यों? उनका एक्ट था भाई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, जिसपे ब्रिटिशर्स चलते थे। ये एक्ट को पास किया गया था, मैंने क्या बोला, यूके के लॉज अपने ऊपर अप्लाई होते, तो यूके के पार्लियामेंट में पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। इसका एक ही स्पेशल फीचर था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फेडरल, फेडरल और यूनिटरी। अगेन क्या होता है सर फेडरल, क्या होता है सर यूनिटरी? आप देखोगे यूएस में अगर आप जाओगे ना, चलो यूएस को छोड़ दीजिए, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होता है हर राज्य की स्टेट गवर्नमेंट। ये अगर इंडिया है एग्जांपल, तो हर एक राज्य का एक स्टेट गवर्नमेंट। अगर हमने बोला कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लॉज है, जितने भी कानून है, सबकी पावर सिर्फ सेंट्रल के पास, स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम की नहीं, बेकार है, तो ये हो जाता है यूनिटरी। यूनिटरी मतलब सबको कंट्रोल केंद्र करेगा, सबको कंट्रोल केंद्र करेगा। फिर स्टेट बोलेंगे तो हमको क्यों बनाया? आपको पता है इंडिया बनने से पहले इंडिया में 576 नेशंस थे। आप बोलो कि क्या बोल रहे हो सर? बिल्कुल, हर एक नेशन का एक राजा था, एक किंग था, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके वंशज। तो ये सब एक मराठा किंगडम, तो ऐसे अलग अलग नेशंस थे इंडिया में। इट वाज द सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इन सब को किंग्स को जाकर बोला, प्लीज आपका किंगशिप ये कर दीजिए, आपकी लैंड इंडिया गवर्नमेंट को दे दीजिए, ताकि इंडिया एक अखंड देश बने। आप समझ रहे हो, किसी किंग को बोलना तू तेरी जहांगीर छोड़ दे। ये किया, जम्मू कश्मीर ने नहीं किया, हैदराबाद के किंग ने नहीं किया, सिक्किम के किंग ने नहीं किया, गोवा में पोर्तुगीज थे, पुदुचेरी में डच लोग थे। इसलिए ये 5-6 ऐसे स्टेट्स या फिर ऐसी जगह रही जहां भी इंडिया ने बाद में कंट्रोल लिया। लेकिन जब पहले इंडिया बना, अखंड भारत जब बना, तो 576 नेशंस, अलग अलग किंग्स ने अपनी किंगशिप ये कर दी थी, सैक्रिफाइस कर दी, तब जाके आपका इंडिया बना। ये मीटिंग शायद 3 मिनट में एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, वापस लिंक भेजूंगा, प्लीज ज्वाइन, ओके। 3 मिनट में 576 नेशंस थे, तो इनको एक साथ करके बन गया अखंड भारत। अब मान लीजिए हमने अगर ये जो अलग अलग स्टेट्स थे, जैसे मराठी स्पीकिंग के लिए महाराष्ट्र बन गया, जैसे गुजराती स्पीकिंग के लिए गुजरात बन गया, तो ऐसे लोगों को अगर हम उनकी गवर्नमेंट नहीं देंगे, उनको पावर नहीं देंगे कि आप अपने लिए लॉस बनाओ, तो ये लोग बोलेंगे ये सब हमारे राजा लोगों ने क्यों किया, क्यों हम भारत बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया ना, यूनिटी एक साथ कर दिया उन्होंने देश, तो इसलिए कहते हैं। तो उन लोगों को, हर स्टेट को अपनी पावर्स देने के लिए इंडिया में 2 तरीके की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दी गई, जैसे इंडिया में जो एग्रीकल्चर इश्यूज होते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैक्स लगाना है, कुछ भी है, तो इसकी पावर पूरी की पूरी स्टेट के पास है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन केंद्र के पास मान लो इनकम टैक्स लगाने की पावर है, तो उसके ऊपर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो दोनों को कुछ पावर्स दी गई जिसके ऊपर वो अपना एक कॉल ले सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर।
फेडरल यानी यहाँ पे राज्य भी इंपॉर्टेंट है, राज्य की सरकार भी इंपॉर्टेंट है, केंद्र भी इंपॉर्टेंट है, केंद्र की सरकार इंपॉर्टेंट है। यूनिटरी यानी सिर्फ केंद्र का इंपॉर्टेंस है, सिर्फ केंद्र इंपॉर्टेंट, राज्य का कोई लेना नहीं। तो इंडिया, आपको भी पता है, इंडिया इज अ फेडरल नेशन। तो यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी बताया गया था कि इंडिया इज अ फेडरल, फेडरल कैरेक्टर, इंडिया इज अ फेडरल यानी इंपॉर्टेंस टू स्टेट एज वेल एज सेंटर। ठीक है, सेंटर राज्य की पावर्स ले नहीं जा सकता, राज्य तो सेंटर के ऊपर बात भी नहीं कर सकता। जैसे यूनिटरी था, पहले यूनिटरी था भारत में, एक राजा था, सब एक करता था, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावरफुल, पहले यूनिटरी था। तो आपको अगर आ जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के फीचर्स बताइए, तो सबसे पहले यूके ने पास किया गया था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फीचर फेडरल बताया गया था यूनिटरी से लेके। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अगर यस तो चैट बॉक्स में मुझे सिर्फ यस डाल दीजिए। एक 2 मिनट के अंदर एक यूके गवर्नमेंट ने पास किया हुआ लॉ पास बाय द यूके गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ओके, व्हाट वाज द फीचर, स्पेशल फीचर क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का? तो दैट वाज के द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ फेडरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? फेडरल, यानी यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट बोथ हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, सेंटर एंड स्टेट को पावर दी गई है। यूनिटरी नहीं है, यूनिटरी यानी सिर्फ, यूनिटरी मींस ओनली सेंट्रल हैज द पावर, यानी सिर्फ सेंट्रल को पावर है, ऐसा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले क्या था? व्हाट वाज बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी योर क्वेश्चन, दिस 3 पॉइंट शुड बी योर आंसर। आईसीआई मॉड्यूल के अंदर अगर देखोगे, इफ यू सीन द आईसीआई मॉड्यूल, तो ऐसा नहीं दिया गया है, इट इज इन पैराग्राफ, पैराग्राफ में दिया गया है, तो यहाँ पे हमने उसको रिक्लासिफाई किया है। सो व्हाट वाज द फर्स्ट कोड, पहला कोड कौन सा था इंडिया में? व्हिच वाज द फर्स्ट कोड इन इंडिया? तो इंडिया में पहला कोड 1937 में बना था, फेडरल कोड। द फर्स्ट कोड इन इंडिया वाज फॉर्मड इन 1937 कॉल्ड एज द फेडरल कोड। किसने बनाया था? हु मेड इट, हु फॉर्मड इट? ऑब्वियसली द ब्रिटिशर्स, गोरे लोगों ने, अंग्रेजों ने बनाया। अच्छा, जुरिस्डिक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय जुरिस्डिक्शन? पिक्चर में देखा है, कभी कभी ऐसा होता है, व्हेन इन फिल्म्स ऐसा होता है, व्हेन वी गो टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं केस देने के लिए, केस फाइल करने के लिए, वी वांट टू फाइल द केस। जो ऑफिसर होता है ना, पुलिस ऑफिसर, द पुलिस ऑफिसर सेज, वो बोलता है कि आप ना ये वाले, मान लीजिए आप एक्स एक्स जगह पे चले गए, बोलेंगे आप के पुलिस स्टेशन में, यू गो टू द के पुलिस स्टेशन। व्हाई? वो बोलेंगे यार ये हमारा एरिया नहीं है, सुना है ऐसा, ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। सिंघम मूवी में भी आपने देखा होगा, इफ यू हैड वॉच्ड इट, या फिर इवन द दृश्यम मूवी, द सेम हैज हैपेंड, ऐसा सेम हुआ था। तो ये क्या होता है? तो एवरी अथॉरिटी, एवरी गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट की हर अथॉरिटी को इंडिया में कुछ पास दिए जाते हैं, और उसका काम, उसका जो वर्क है, द वर्क और द ऑर्डर और द अथॉरिटी ऑफ दैट अथॉरिटी इज लिमिटेड, वो लिमिटेड होती है सिर्फ इन एरियाज के थ्रू। यानी कि जैसे महाराष्ट्र सीएम ने, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र पासेस सम ऑर्डर, उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया, तो ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ लागू होगा इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर, आउटसाइड महाराष्ट्र ये नहीं चलेगा, आउटसाइड महाराष्ट्र दिस विल नॉट वर्क। व्हाई? बिकॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है, उनका जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन यानी उनका जो जुरिस्डिक्शन है, दैट मींस उनका जो अथॉरिटी टू वर्क है वो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट है, दैट इज ओनली द महाराष्ट्र स्टेट। समझ रहे हैं लोग? तो हर कोर्ट का भी एक जुरिस्डिक्शन होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट कैन हैंडल केसेस ऑफ एंटायर इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में सारे भारत देश की केसेस जा सकती है। लेकिन वहीं पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहते हैं, मान लो मैं नासिक रहता हूं, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन हैंडल द केसेस ओनली ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट, तो उनका जुरिस्डिक्शन सिर्फ नासिक रहेगा। समझ रहे हो? तो जुरिस्डिक्शन क्या है? तो सबसे पहले याद रखना है कि आपका पावर कितने एरिया तक चलता है, the power that you have can be exercised in how much of the distance area, that is the first thing in jurisdiction, ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज, आप कौन सी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूं ताकि आपके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, अच्छा मैं हर चीज इंग्लिश और हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देयर आर पीपल हु आर कंफर्टेबल ओनली इन इंग्लिश, ठीक है, इसलिए। तो फर्स्ट चीज याद रखिए, द फर्स्ट थिंग इज, मान लीजिए आप, मिस्टर ए ने आपके इधर चोरी की, मिस्टर ए इज अ थीफ एंड ही स्टोल समथिंग फ्रॉम यू। आप गए पुलिस के पास, यू वेंट टू द पुलिस, पुलिस विल फाइल एन एफआईआर, पुलिस एक एफआईआर दर्ज करेगी और आपकी, ये मिस्टर ए के अगेंस्ट एक केस चलेगी, केस विल बी फॉर्म्ड अगेंस्ट मिस्टर ए। तो आप जाओगे ना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यू विल गो इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां पे आपका वकील, ये मिस्टर ए का वकील रहेगा, एक जज बैठा रहेगा, देयर विल बी अ जज एंड द एडवोकेट्स ऑफ बोथ द पार्टीज, और ये केस लड़ेंगे, दे विल फाइट द केसेस। ठीक है, जब कोई कोर्ट, याद रखना ये पहली चीज, ठीक है, मान लो दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेज कि मिस्टर ए इज नॉट गिल्टी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला मिस्टर ए गिल्टी नहीं है, यार आप बोले यार सब एविडेंस है, यू सेड एवरी एविडेंस इज ऑन रिकॉर्ड, फिर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा क्यों बोल रहा है, व्हाई इट इज सेइंग सो? तो आप चले गए ना अगले हाई कोर्ट में। अब आपने क्या करी पता है, यू हैव अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑर्डर जिस पे जज का साइन है, यू हैव एन ऑर्डर ऑन व्हिच द जज हैज साइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दैट मिस्टर ए इज नॉट गिल्टी।
आपने अभी क्या करा, व्हाट यू डिड इज यू आर डिससैटिस्फाइड विद दिस ऑर्डर, तो आपने क्या करा, इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील लगाई है, यू हैव अपील्ड अगेंस्ट दिस ऑर्डर, अगेंस्ट दिस ऑर्डर कि सर वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन, कि सर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज का जो डिसीजन उसके साथ हम सेटिस्फाइड नहीं है सर, अपील लगाएंगे। और जब अपील लगाएंगे तो हाई कोर्ट इसके ऊपर एक डिसीजन देगा, तो हाई कोर्ट का आपको अच्छा नहीं लगा, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद हाई कोर्ट डिसीजन, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा सब चलता रहता है। ओके, तो यहां से आपको एक समझाना है कि when the case is first time tried by a court, when the case is first time handled by a court, it is called as original jurisdiction. When the case is first time handled by a court, जब केस को पहली बार एक कोर्ट देखता है उसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। समझ गए? जब भी किसी केस को दूसरा कोर्ट दूसरी बार देख रहा है, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने द फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज सीन इट, दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन गॉन। Now the High Court is looking against this order only. आप अपील कर रहे हो, you are appealing. So इस टाइम पे जब कोई कोर्ट किसी प्रीवियस कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, लोअर कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर देख रहा होता है, उसको हम बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? अपीलेट जुरिस्डिक्शन। और सर जब कोई कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, किसी भी इशू के ऊपर, कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर, इफ अ सुप्रीम कोर्ट गिव्स एनी एडवाइस टू द गवर्नमेंट, एडवाइस देते हैं टू गवर्नमेंट ऑन एनी इशू, जब कोई कोर्ट गवर्नमेंट को किसी इशू के ऊपर एडवाइस देते हैं तो इसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सर अपने लिए इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है? नहीं, यू शुड ओनली नो दिस नेम, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी। लेकिन आप मेरे बच्चे हो, मेरे स्टूडेंट्स हो, व्हेन यू आर रीडिंग एनी वर्ड यू शुड नो द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये जो सबसे पहला फर्स्ट कोर्ट इंडिया में बना था, फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया वाज कॉल्ड एज फेडरल कोर्ट, 1937 में बना था। इसका जुरिस्डिक्शन अपीलेट भी था, मतलब लोअर कोर्ट्स ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते थे, दिस कोर्ट कुड हैंडल द अपील्स अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स ऑर्डर्स। ओरिजिनल भी था, दैट इज द फर्स्ट टाइम ट्रायल ऑफ केसेस, उनके अगेंस्ट फर्स्ट टाइम केस भी आप वहां पे फाइल कर सकते थे फॉर एनी इशू। एडवाइजरी भी था, एटलीस्ट तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं था, तब गवर्नर जनरल था, तो इनको एडवाइस दे सकते थे, दैट इज दे कैन एडवाइस टू द गवर्नर जनरल। एट दैट टाइम देयर वाज नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज ओनली गवर्नर जनरल। Is everybody clear with this? Next comes civil and criminal court. Is everybody clear with this? I cannot see enthusiasm in you guys. क्या हो गया? वैसे ही लग रहा है जैसे पहले पढ़े हो, बोरिंग लग रहा है सब कुछ। Is everything boring? नींद आ रही है सबको? सब thumbs दे रहे हैं, सबको नींद आ रही है I guess. Okay, let's move to the further thing. अच्छा, हम हर सेशन के बाद, आफ्टर एवरी सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आपके पेपर के 1.5 दिन पहले, आफ्टर दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि द 1.5 डे दैट यू आर गोइंग टू गेट बिफोर योर एग्जाम, उस 1.5 दिन में आपको कितना रिवाइज करना है, क्या-क्या रिवाइज करना है, कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं। सो व्हाट विल हैपन, इससे होगा क्या कि आपको समरी मिल जाएगा कि आपको करना क्या होता है पेपर के पहले। तो इतने सारे नोट्स पढ़ने को नहीं लगाने वाला हूं मैं आपको पेपर के पहले, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे ज्वाइनिंग में, दैट इज माय फर्स्ट एश्योरिटी टू यू, यू विल नेवर रिग्रेट। नेक्स्ट इज द ऑब्वियसली द अपीलेट जुरिस्डिक्शन, कौन से केसेस के अगेंस्ट आप अपील कर सकते थे टू द फेडरल कोर्ट, जो पहला कोर्ट है इंडिया का, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। देखेंगे हम ये क्या होता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो छोटे कोर्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे, छोटे कोर्ट्स थे, उनको कोई भी एडवाइजरी पावर नहीं था, उन्हीं को सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स कहा जाता था। यही फेडरल कोर्ट, दिस फेडरल कोर्ट बिकेम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिस फेडरल कोर्ट बिकेम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। So if the question comes in exam, what was before the Supreme Court of India, the first court in India, please briefly describe. You should not be able to, ऐसा नहीं 1937 वगैरह, no, we don't need to write, we don't need to let the numericals. मैंने मेरे CA फाइनल तक कभी लॉ में एक सेक्शन नंबर नहीं लिखा, still I scored every time I scored 60 plus in exemption in every law paper. I never wrote section number. So section number, case law के नाम, year, this is all irrelevant thing. You don't need to remember any of this. तो what remember करना है sir? What to remember sir? The first thing you should know is the court ka name. The court which was before the first court in India was called as Federal Court. Okay, this Federal Court had 3 jurisdictions: appellate, original, and advisory. Third would be the lower courts had no advisory jurisdiction, and the fourth point will be this court became the Supreme Court of India. That's it, becomes your answer. यही 4 points elaborate कर देना, फिलर वर्ड्स यानी इज एंड इधर उधर वाले वर्ड्स डाल देना, जस्ट ऐड द फिलर वर्ड्स एंड दैट बिकम्स योर आंसर। अब आपको मैंने इतने टाइम से जो समझाया ना, यही आपका पूरा चैप्टर है, अभी कुछ नहीं बचा इसमें। सी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या है सर? डेमोक्रेटिक है सर। द पीपल ऑफ इंडिया विल डिसाइड, यहाँ पे पीपल मैटर करते हैं, पीपल विल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। इट इज मेड बाय इंडियंस फॉर इंडियंस, मेड बाय पीपल फॉर पीपल। इंडियंस लोगों को क्या हक है? लोग चिल्लाते हैं ना आजादी आजादी, दिस इज फंडामेंटल राइट्स गिवन टू पीपल। इंडिया के प्रति लोगों की क्या ड्यूटीज है? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ इंडियंस गिवन एज फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड फंडामेंटल? जस्ट इमेजिन, go to YouTube and search, people will say fundamental duties, fundamental rights, mean rights of citizens. No, नहीं। राइट्स जो होते हैं ना, ये आपको कोई एक्ट भी दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यू परचेज अ न्यू शॉप, आपने एक शॉप परचेज किया, यू गेट द राइट टू यूज इट, आपको राइट मिल जाएगा उसको यूज करने का। मुझे बताओ, जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी, द डे गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड अ रोड हियर, आपका शॉप छीन लेगी आपसे, कंपलसरी आपको पैसे दे देगी, ये सबको पता है। तो आपको अधिकार, यू गॉट ए राइट, आपको अधिकार मिला, लेकिन वो छीन भी लिया गया। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं गाइस, वो कभी भी कोई भी सरकार अपना कितना भी दम लगाए कभी भी छीन नहीं सकती। इसीलिए उसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच कैन नेवर बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट। जो अधिकार कोई भी आपसे नहीं ले सकता, उसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसीलिए राइट टू स्पीक, आपको चिल्लाने का, जोर जबरदस्ती से चिल्लाने का, जो चाहे बोलने का संपूर्ण अधिकार है, कोई ले नहीं सकता। आपके मोबाइल फोन को कोई भी गवर्नमेंट हैक नहीं कर सकती, उसके अंदर का डेटा नहीं ले सकती, जिस क्योंकि अपने पास है राइट टू प्राइवेसी। दिस इज कॉल्ड एज राइट टू प्राइवेसी। आपने देखा होगा पिक्चर्स में, यू वुड हैव वॉच्ड इन द फिल्म्स कि जब क्रिमिनल को पुलिस वाले लेके जाते हैं इन कोर्ट्स, तो कोर्ट्स में जाके वो क्रिमिनल अपने जो बयान है बदल देता है, द क्रिमिनल चेंजेस हिज स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट क्या बोलता है? पुलिस की सुनता है कोर्ट? नहीं सुनता। क्यों? कोर्ट बोलता है देयर इज द राइट टू एडवोकेट। हर बंदे को, एवरी पर्सन हैज द राइट टू एडवोकेट देमसेल्फ, उनको अपने केस लड़ने का अधिकार है। अगर वो बोल रहा है मैंने गलती नहीं की तो नहीं की, इवन में पुलिस के बारे में सामने उसने बोला है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, मैंने गलती की, लेकिन कोर्ट में जाके बोलेगा ना नहीं की, तो कोर्ट मानेगा नहीं की। और ये राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई माइका लाल आपसे ये राइट नहीं छीन सकता। इट इज दैट्स व्हाई कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। सो अपने डेप्थ में क्यों जाते हैं सर? क्योंकि ये चीजें आपको रिवीजन करते वक्त याद रहेगी। So what are the features of the constitution? Democratic है, that is we elect, people matter, people elect the government, it is made by the people for the people, it gives fundamental rights, it gives fundamental duties, आपके अधिकार कोई आपसे ले नहीं सकता। इंडियन फ्लैग को शाम के 6 PM को फोल्ड कर देना चाहिए एक स्पेसिफिक वे में। किसने बताया? फंडामेंटल ड्यूटीज। नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, ड्यूटीज देता है टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव अ फेडरल कैरेक्टर। लॉ, कायदे कानून बनाने की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार कुछ कानून बना सकता है, राज्य सरकार कुछ कानून बना सकता है, सबको पावर दी गई। द लास्ट फीचर दैट वी हैव इज, अच्छा आपको तो मैंने बोला केंद्र को पावर है, राज्य को पावर है, तो सर ये पावर कहां भी लिखी गई? जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, द टेक्स्ट दैट वी हैव कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पीछे लिस्ट लिखी गई है, लिस्ट। इस लिस्ट में, in this list they have mentioned that the following powers are with the central government, following powers are with the state government, ये सारी पावर स्टेट के साथ है, ये सारी पावर सेंट्रल के साथ है। एंड एक लिस्ट रहेगी जहां पे लिखा गया ये पावर सेंट्रल या स्टेट सबके पास, जिसको हम बोलेंगे जॉइंट लिस्ट। तो देखिए 3 lists are there for powers. First is central list, central government can only make laws, जहां पे एग्जांपल लिखा गया है इनकम टैक्स एक्ट। स्टेट लिस्ट, that is only state government can make laws, and joint list where both governments can make laws, example stamp duty। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, लॉ मेकिंग की प्रोसेस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन क्या बोला, व्हाट आई सेड, जो फर्स्ट 15 मिनट्स में आई एक्सप्लेन टू यू, इन द फर्स्ट 15 मिनट्स व्हाटएवर आई टोल्ड यू, दैट इज ओनली दिस लेक्चर। देखो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, दैट इज पार्लियामेंट, प्रेजेंट्स अ बिल। बिल यानी पेपर के ऊपर लिखा हुआ एक ड्राफ्ट कानून। दिस बिल के ऊपर हैपेंस डिस्कशन एंड डिबेट। ये लोकसभा या राज्यसभा जहां पे भी लाया गया वहां पे पास हो जाएगा। Once it get passed there, it goes to the another house, that is maybe Lok Sabha if originally Rajya Sabha was presented, or Rajya Sabha if originally presented in Lok Sabha. If it passes both at the both houses, it goes to the president. Narendra Modi will call the president, please sign it immediately, bhai. Immediately give me the signature. Assent ले लीजिए president का, assent यानी क्या? Signature. बन जाएगा law. Law को government एक paper के ऊपर official gazette of India के ऊपर जारी करेगा, जिसको notification बोलते हैं. It is called as notification, and then it becomes an act of parliament. This is the most important question that might happen to come from this chapter. ये सबसे important question। और देखो कितना आसानी से याद हो जाएगा आपको अभी। क्या मैंने आपको रटाया, क्या मैंने आपको बोला 6 बार पढ़िए? नहीं। This is called as structure learning, जहां पे हम लॉजिक्स को समझते हैं स्टोरीज के थ्रू,
and then we go to the actual text. I hope everything is clear to you guys now. तो अभी तो सिर्फ ज्ञान है और कुछ नहीं. Now just stories and stories. How many types of laws in India? There are 4 types of laws: criminal laws, civil laws, common laws and principles of natural justice. भारत में 4 तरीके के कानून बनते हैं: क्रिमिनल कानून, सिविल लॉज का कानून, कॉमन कानून और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. एक एक को ठीक से देखते हैं. देखो इसी हिसाब से आंसर लिखना है. जब मैं आपको आंसर लिख पाऊंगा ना, देखो ये पॉइंटर्स बनेंगे आपके. ये आपको आईसीआई के मॉड्यूल में, यू विल नॉट गेट दिस इन आईसीआई मॉड्यूल. कोई भी नोट्स उठा के देख लो, किसी भी ऑथर के नोट्स लो, यू विल नॉट गेट दिस थिंग्स. These are self prepared. Okay. क्रिमिनल लॉज नाम से ही समझता है, वी कैन गेट इट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. क्रिमिनल एक्टिविटी जो रहती है जहां पे आप बड़ी गलती करते हो, यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट गलती, दैट इज थेफ्ट, यू आर डूइंग समथिंग लाइक रेप, यू आर डूइंग समथिंग लाइक किडनैपिंग, मर्डर. दीस आर क्रिमिनल लॉज. सिविल लॉज मींस व्हाट? बेसिकली आपने यू डिड नॉट पे योर इनकम टैक्स, राइट? यू सोल्ड अ लैंड बट डिड नॉट पे द स्टैम्प ड्यूटी. दीस आर द काइंड ऑफ सिविल थिंग्स. इसको हम बोलते हैं सिविल केसेस. तो ये थोड़ा अच्छा है, इसमें ज्यादा पेनल्टी नहीं होगी. ये थोड़ा बुरा है, इसमें डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं. इसमें डेथ पेनल्टी, वी कैन अवॉइड डेथ पेनल्टी हियर, बट हियर इट इज ओनली फाइन्स. सो व्हाट आर द क्रिमिनल लॉज कंसर्न्ड विद? क्रिमिनल लॉ किसके साथ काम करेंगे, किस लिए है? लॉज फॉर वायलेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग. पब्लिक रॉन्ग यानी भरी भारी पब्लिक की गलतियां, एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम. कैसे कानून है इंडिया में इसके ऊपर? जब अभी आया है भारतीय न्याय संहिता आया है अभी, वो अपने लिए. अच्छा, लोग पूछेंगे सर अमेंडमेंट? नथिंग लाइक अमेंडमेंट, ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं है. तो इंडियन पीनल कोड, the CRPC. Sir, we need to remember this entire name. No, in exam you just need to write IPC, CRPC. That's it. That happens. That is sufficient. Criminal laws examples, this much is sufficient. Example, what are the examples of criminal laws? Murder, rape, theft, fraud, cheating, assault. Assault यानी किसी को धक्का मुक्की करना. मेरी गाड़ी को क्यों ठोका बे तू? Those things. Okay. Then come civil laws. Civil laws are concerned with disputes, issues between individuals and organizations. Sir, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था, अभी ये लोग पूरा नहीं कर रहे हैं. These are the matters in civil laws. समझ रहे? So I was in a contract with somebody and we are not performing the promises. So this becomes a dispute between individuals. It is a civil law thing. So it enforces the violation of certain rights and obligations by mode of civil suit. What do you mean civil suit? सिविल सूट यानी जो कोर्ट रहेगा ना, वो एक नम्र शांत तरीके से, काम तरीके से इस मैटर को हैंडल करेगा. तो एक काम तरीके से द कोर्ट विल हैंडल द मैटर एंड द राइट्स विल बी एनफोर्स्ड. एनफोर्स्ड यानी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं किया, डू द परफॉर्मेंस, सेल द कार, गिव द मनी, राइट? एंड यहाँ पे पनिशमेंट नहीं होती. यहाँ पे देखा हमने कॉन्ट्रैक्ट में पनिशमेंट देते हैं क्या? डू वी गिव पनिशमेंट फॉर you have read the Indian Contract Act before. Tell me where did you read? ऐसा कहीं पे पढ़ा आपने कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो आपको 10 साल की जेल? Tell me immediately in the chat box. कितने लोग यहाँ पे? सिविल लॉ किससे कंसर्न है सर? सिविल लॉ होता है when आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज हो, you are a part of a contract, and क्या हो रहा है कि you are not performing the contract. आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हो. तो सिविल लॉ को क्या, सब लोग मुझे आंसर दीजिए. आपने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, when you had studied the Indian Contract Act, क्या कहीं पे ऐसा लिखा था क्या कि इफ यू डोंट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट तो आपको फाइन लगेगी, आपको पेनल्टी लगेगी 10 लाख की, 10 साल की जेल? ऐसा कहीं पे आपने पढ़ा? राइट? सो there was nothing such as penalty or fine for not performing the contract, and this is called as civil suit, civil laws. when the cases, जब केसेस एकदम काम तरीके से, शांत तरीके से, कंपोज तरीके से हैंडल की जाएगी, जो ऐसे चीजें हैं जिनमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी आपको बोला जाएगा भाई तू जा कार बेच, यू सेल द कार बिकॉज यू हैड प्रॉमिस्ड टू डू सो, प्लीज पे फॉर द कार, आप प्लीज पे कीजिए क्योंकि आपने प्रॉमिस करा था आप पे करोगे. यहाँ पे पनिशमेंट नहीं होती. तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ इज क्रिमिनल लॉ हैज पनिशमेंट, सिविल लॉ को कोई पनिशमेंट नहीं देते, जनरली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है. इसका मतलब ऐसा नहीं कि पनिशमेंट होती ही नहीं, पनिशमेंट होती है गाइस, देयर इज पनिशमेंट, लेकिन इतनी सीवियर, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती जैसी क्रिमिनल जैसी होती. तो व्हाट इज द आप लिखना चाहोगे एग्जांपल, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स. अगेन यहाँ पे आपने लिखना है CPC. व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर यू जस्ट नीड टू राइट CPC, डोंट राइट द ईयर, जस्ट राइट CPC. जैसे यहाँ पे यू रोट ना IPC CRPC, वैसे यहाँ पे सिर्फ CPC लिखना है. जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, these are all examples of civil laws guys. Everybody is 100% clear. I hope everybody is 100% clear with whatever I am teaching. Next comes is इसके एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर, डिफेमेशन यानी किसी की बेइज्जती करना, राइट? डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, रेंट इज नॉट पेइंग, रेंट पेइंग बट लैंडलॉर्ड नॉट गिविंग गुड सर्विसेज, ऐसे सब चीजें यहाँ पे कवर होती है. इज एवरीबडी विथ 100% क्लैरिटी? तो we studied two types of laws currently and there are two more, common law and principle of natural justice. कॉमन लॉ मतलब क्या होता है पता है?
जैसे मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ वापस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ट्रिपल तलाक इज नॉट अलाउड। व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड, ट्रिपल तलाक इज नॉट अलाउड। मान लो अभी 2024 में 2024 मिस्टर ए ने अपनी वाइफ मिसेस बी को ट्रिपल तलाक दिया घर में ही। ओके, मिस्टर ए गेव ट्रिपल तलाक टू हिज वाइफ मिसेस बी इन एट हिज होम ओनली। नाउ मिसेस बी गोस टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मान लीजिए नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए। ओके, मिसेस बी वेंट टू द नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ भी अलग नहीं बोल सकता क्योंकि इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही डिसीजन है। The district court of Nashik cannot say anything otherwise now because there is already a bigger court's decision about triple talaq. This is inverse. Inverse यानी क्या? The Supreme Court is the biggest. The Supreme Court सबसे बड़ा है। इससे छोटा होता है हाई कोर्ट। देखेंगे इसको डिटेल में, देखना है अपने को आगे। इससे छोटा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द बिगेस्ट, देन कम्स द हाई कोर्ट, देन कम्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो द डिसीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि ट्रिपल तलाक अलाउड इज नॉट बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन था ना, ट्रिपल तलाक अलाउड था, हाई कोर्ट ने नहीं माना है, जरूरी नहीं है उनका मानना। हाई कोर्ट ने, एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक मान लिया तो ये जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक माने, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द बिगेस्ट कोर्ट। लेकिन बट once the supreme court says triple talaq not allowed, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला ट्रिपल तलाक is not allowed, then the high court has to follow this decision. So high court को ये डिसीजन फॉलो ही करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये डिसीजन फॉलो ही करना पड़ेगा। और या इसी को हम बोलते हैं कॉमन लॉ। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉमन लॉ। इज एवरीबॉडी क्लियर? तो क्या बोला मैंने कि लोअर कोर्ट्स को हायर कोर्ट्स के डिसीजन कंपल्सरीली फॉलो करने पड़ते हैं। द लोअर कोर्ट्स हैज टू फॉलो द डिसीजंस ऑफ द हायर कोर्ट्स मैंडेटरीली, राइट? सो सी, दिस इज कॉल्ड एज basically this is called as common law. So see, judicial precedents or case laws. There is a Latin phrase, doctrine of stare decisis. It means doctrine मतलब principle, doctrine मतलब rule जो पहले से existence में है। Doctrine means a principle or rule which was in existence from before. Stare यानी a state, state यानी राज्य नहीं, state does not means a state, it means a situation. So एक situation का decisis means decision. So if there is a decision about a situation, already there is a decision about a situation, पहले से किसी situation का decision पड़ा हुआ है, तो उस केस को उसमें आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, that you cannot make the decision otherwise. Obviously district court का decision supreme court, high court आराम से चला देगा, they will do it, they will not follow the district court decision because they are higher courts. I am talking about the lower courts. So obligation on the lower courts to follow the same principle or judgment as given by previous decisions while ruling a case where facts are similar on all four legs. Four legs यानी सारी चीजों के ऊपर, सारी स्थितियों के ऊपर जो सिचुएशन है नई वाली वो भी सेम है। And always remember, a judgment given by Supreme Court will be binding upon each and every courts in India. Is everybody clear? Is everybody clear? श्रेया इज वेरी एक्टिव, इमीडिएटली आंसर दे देती है। बाकी सब लोग चलो सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, घर खाना खाना है। चलो let's move to the next concept. The last type of code is the principles of natural justice. Principles of natural justice मतलब क्या? So what do you mean principles of natural? देखो नेचर ने ना इस जगत में, the nature, this world, universe, भगवान ने आप लोगों को एक मुंह दिया है, कान दिया है, कान यानी बेसिकली आपकी ears. So the nature, the God has given you everything. So that which is given by the nature, जो nature ने दिया है उसको हम बोलते हैं natural. That which is given by the God is natural. So एक basic चीज है, मान लो आपके घर में if there is a fight between you two brothers, आपके दो भाई हैं और उनके बीच में fight हो गई, okay? There is a fight between two brothers, मान लो A and B, and this is your mother. आप आपके मम्मी के पास चले गए. What the mother does? मम्मी क्या करती है? जो उसका लाडला बेटा है उसकी बात मान लेती है। मम्मी लाडले बेटी की बात मान लेती है। मम्मी listens to the child who is more favorite to her. क्या वो दूसरे की बच्चे की बात सुन भी लेती है? वो उसको चापट लगा लेती है। She simply slaps and say, मत ऐसा कर। This is biasness. ये आपकी मम्मी के लेवल पे चलता है यार। This is okay at your mummy level, but not okay at the court level. So what court has to do? If Mr. A, अगर A बोलता है कि Mr. X ने चोरी की है,
If Mr. A says that Mr. X ने has stolen something, तो court cannot simply say चाटा मार के X को, court cannot simply, the judge will not slap X, एक चाटा मार के X को बोलेगा चल इसके पैसे वापस दे. No, the court, what the court will do पता है? The court will tell Mr. X कि प्लीज आप भी आपकी साइड को हमें बताइए, प्लीज एक्सप्लेन योर साइड टू अस. तो व्हाट इज हैपनिंग, आपको मुंह दिया गया है. मुंह क्यों दिया गया है? टू एक्सप्लेन. तो ये कहीं पे लिखा नहीं गया, इट इज नॉट रिटन एवरीवेयर, anywhere that every person should get a opportunity to explain themselves. No, these are the natural things, and इसीलिए इसको बोला जाता है principles of natural justice. जैसे कि किसी भी बंदे को क्रिमिनल ठहराने से पहले, before deciding anybody whether he is a criminal or not, you have to give them, आपको उनको एक प्रिंसिपल और एक आपको अपॉर्चुनिटी देनी होती है, एक साइड देनी होती है to explain themselves, an opportunity of telling, of explaining, that is opportunity of being heard बोलते हैं उसको, ये आपको देनी होती है. समझ रहे हो? These are called as principles of natural justice. कहीं पे लिखी नहीं गई है, देखो यही मिलेगा लिख के, इसको जस्ट नेचुरल. सर ये लैटिन टर्म्स याद रहने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, एमसीक्यू पेपर नहीं है आपका, बिंदास भूल जाओ, लेकिन मीनिंग नहीं भूलना है. नेचुरल जस्टिस मींस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ, रिटन लॉ के परे जाना. तो जजमेंट कैन नॉट ओवरराइड और अल्टर अ कॉमन लॉ, सॉरी इट कैन अल्टर अ कॉमन लॉ बट इट कैन नॉट ओवरराइड अ चेंज ऑफ स्टैट्यूट. मतलब क्या, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया, सिर्फ डिसीजन ऑर्डर दे दी. तो उस केस में आप लोग उस ऑर्डर को नहीं फॉलो करोगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वो ऑर्डर ही खारिज हो जाएगी, जला दी जाएगी, बिकॉज द जजमेंट कैन नॉट ओवरराइड. सुप्रीम कोर्ट कैन नेवर डू दिस. इसके एग्जांपल दिए गए हैं. नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस. मैंने ही चोरी करी बाहर और मैं ही अंदर आके कोर्ट रूम में जज करके बैठ गया, ऐसा बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. इंडिया में नाम लेके बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है प्लीज, रंजन गोगोई करके एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे. देयर वाज अ जज इन इंडिया कॉल्ड रंजन गोगोई, हिज नेम वाज रंजन गोगोई. ही हैड अ रेप केस एलिगेशन अगेंस्ट हिम, उनके अगेंस्ट रेप केस एलिगेशन था. ही हैड अ रेप केस एलिगेशन एंड ही हिमसेल्फ सैट एज अ जज फॉर दिस केस. वो खुद बैठे थे एज अ जज फॉर दिस केस. कैन यू इमेजिन? This happened. So it is told कि no one should be made a judge in his own case. तो आपको सवाल रहेगा, you would might be question, सर इसका क्या हुआ आगे? कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, because ruling party के फेवर में थे वो. It was the then government जिनके फेवर में ये सब चल रहा था. लाइव क्लास है इसलिए I'm taking the names. Obviously this will not go online anyways. It will be trimmed. Next comes is ऑडी अल्टरनेट पार्टन. में भी आपने ये सुना होगा, हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग. उनकी बात सुन लो, लिसन टू अदर्स फर्स्ट. रीजन डिसीजंस, गिव रीजनेबल डिसीजंस. दैट इज, आई हैव अ कार, आई वांटेड टू सेल इट एंड आई वाज रिसीविंग 20 लाख फॉर इट. मुझे 20 लाख मिलने वाले थे, अब कार हो गई डिस्ट्रॉय, तो इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. बट द कोर्ट इज सेइंग नहीं नहीं, डिलीवर द कार. कोर्ट बोल रहा है कार डिलीवर कर दो. यार क्या बोल रहे हो यार, रीजनेबल डिसीजन दे दो ना, रीजनेबल डिसीजन दे दो. तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, सर क्या ये एग्जांपल्स में हमको ये लैटिन टर्म्स लर्न करनी है? बिल्कुल भी नहीं लर्न करनी है. तो क्या करना है, सिर्फ अंदर का कंटेंट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. गिव अ फेयर चांस टू अदर्स ऑफ टेलिंग व्हाट देयर साइड इज. लिख सकते हो इस लैंग्वेज में, लिख देना नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस. उधर एग्जांपल मत लिख देना मेरा रंजन गोगोई का, नहीं तो फटके खाओगे एग्जामिनर से. गिव रीजनेबल डिसीजंस. इज एवरीबॉडी क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर टू यू गाइस? क्या ये स्ट्रक्चर, क्या ये फ्लो सबको सही लग रहा है, या किसी को लग रहा है कि सर सिर्फ आप बोलते जा रहे हो, हम हिप्नोटाइज होते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हो और बाद में ऐसा लगेगा कुछ याद नहीं आ रहा है? ऐसा किसी के साथ हो रहा है? जैसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में खो जाते थे, बस चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ? ओके ओके, for 10 minutes we will go with the concepts and then we will go for the doubt session. Okay, question answer writing practice भी इसमें हम, अगर अपना chapter end हुआ तो we will go with the question answers today only, else we will just have the doubt session today. So there are 3 organs of the government. What do you mean 3 organs? जैसे आपको 3 organs है, आपको 5 organs होते हैं ना, we say हमको skin है, nose है, जैसे government के भी 3 legs होते हैं. Okay, first is the parliament, या फिर जिसको हम बोलते हैं legislature. The first organ of government is legislature.
सर लेजिस्लेचर ये कैसा नाम है? इट मींस जो लॉ बनाएंगे, पार्लियामेंट लॉ बनाती है ना, सो इट इज कॉल्ड एज लेजिस्लेचर। द सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज द पीपल हु इंप्लीमेंट, जो लोग ये लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे आप बोलते हैं ना पुलिस ऑफिसर्स, कलेक्टर्स, डेप्यूटी कलेक्टर्स, इंडियन इनकम टैक्स ऑफिसर्स, तो इनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स, वी कॉल देम एज एग्जीक्यूटिव्स। दीज पीपल इंप्लीमेंट द लॉ, these people, जैसे आप बोलते हो डीएसपी, डीपी, जो रहते हैं ना अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, so these people implement the laws. And there is third organ of the government which is called as judiciary, यानी बेसिकली कोर्ट्स। these people protect the laws, ये लोग लॉ का प्रोटेक्शन करते हैं। तो किसी ने चोरी की तो चोरी के ऊपर 10 करोड़ की सजा, बताने का काम लेजिस्लेचर का कि 10 करोड़ की सजा हम देंगे, एक्ट बना दिया। उस चोर को पकड़ने का काम पुलिस ऑफिसर का, तो लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया। और 10 करोड़ की सजा मिल रही है, सही से उसको पेनल्टी लग रही है, ये देखने का काम कोर्ट्स, जुडिशियरी। सो गवर्नमेंट हैज बेसिकली 3 organs, legislature, executive and the judiciary. Okay, pass laws, implement laws, protect laws. Now there are different ministries of the government. These ministries, okay, थोड़ा डिटेल में है तो we will cover it tomorrow.